बच्चियों की। यूपी से एक और खबर है आज स्कूल को लेकर। स्कूल में हिजाब को लेकर मांग थी छात्राओं की कि स्कूल जाएं तो हिजाब में जाएं, इसकी इजाजत मिलनी चाहिए। और यह मामला कोर्ट पहुंचा, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले में क्या कुछ फैसला है। याचिकाकर्ता छात्राओं का कहना था, छात्रा 11वीं की नाबालिग छात्रा ने कोर्ट में याचिका लगाई और कहा हिजाब पहनना उसकी धार्मिक मान्यता से जुड़ा है, इसे पहनने से उसे मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। वो कक्षा 10 तक हिजाब पहनकर स्कूल आती रही, वो 11वीं कक्षा भी हिजाब पहनकर ही स्कूल जाना चाहती है, लेकिन स्कूल हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दे रहा है। ऐसे में स्कूल को निर्देश दिया जाए कि उसे हिजाब पहनने से ना रोकें। स्कूल ने कहा यह शिक्षा संस्थान है जहां सभी छात्रों के लिए एक समान ड्रेस कोड है, किसी एक छात्रा को अलग छूट देने से स्कूल की व्यवस्था प्रभावित होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा स्कूलों में यूनिफॉर्म के नियम का पालन करना जरूरी है। यूनिफॉर्म के बिना किसी धार्मिक भेदभाव वाला माहौल बना रहता है। समानता बनाए रखने के लिए कोई संस्था ड्रेस कोड लागू कर सकता है। शिक्षण संस्थान ने जो ड्रेस कोड तय किया है वो छात्रों को मानना होगा। किसी भी छात्रा या छात्र को अपनी पसंद से बदलाव का अधिकार नहीं है। महिलाओं के लिए हिजाब का इस्तेमाल इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है और कोई सबूत नहीं है कि उसे ना पहनने पर महिला धर्म से बाहर हो जाएगी। स्कूल में व्यक्तिगत आधार पर हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह कोर्ट का फैसला था। सुनिए याचिकाकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं और वकील क्या कह रहे हैं। यह आदेश पारित किया कि हिजाब इस्लामिक आस्था का कोई हिस्सा नहीं है और अगर किसी भी शैक्षिक संस्था में कोई ड्रेस कोड है या यूनिफॉर्म है तो सभी छात्र छात्राओं को उसका पालन करना चाहिए और किसी तरह की अनिवार्यता नहीं रखनी चाहिए। कोर्ट ने ये सुनवाई करने के बाद उस याचिका को खारिज किया। तो जो बच्चियां स्कार्फ पहनकर या हिजाब पहन करके स्कूल जाना चाहती हैं, हम समझते हैं कि उन पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। और जो स्कूल का यूनिफॉर्म है लाजमी तौर पर सबको वो यूनिफॉर्म पहनना है अगर आपको उस स्कूल में पढ़ना है, लेकिन उसी के साथ साथ स्कार्फ को या हिजाब को अलाउ करना चाहिए। इससे जो है वो किसी की भी आस्था को कोई खतरा नहीं है, किसी के जो है वो सम्मान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन सभी को जो है वो जो संस्थान है, जो शैक्षणिक संस्थान है या भी कोई संस्थान हो, उसके जो सभी कोड हैं, ड्रेस कोड हैं, उसके जो अनुशासन है, उसकी जो व्यवस्था है, उसका सबको सम्मान करना। अगर कोई व्यक्ति अपनी आस्था के साथ हिजाब पहनता है तो उसको परेशानी नहीं। अगर ये परेशानी है तो आज से ये घोषित कीजिए कि कोई भी दूसरे धर्म का आदमी क्राइस्ट का वो एम्बलम नहीं पहनेगा, कोई कड़ा नहीं बांधेगा, कोई हाथ में कलावा नहीं बांधेगा, कोई अपने हाथ में त्रिशूल का वो नहीं पहनेगा। तो ये सब पे लागू कीजिए ना। देखिए जो हाई कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। शिक्षा के मंदिर में एक ही क्लास में हिंदू का अलग, इस्लाम का अलग, क्रिश्चियन का अलग, बाइबिल का अलग। अगर बच्चे अपना अपना ड्रेस पहन के आवे तो फिर ये भारत की जो नागरिकता है, जो संविधान कहता है, उस पर कुठाराघात होगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की नई टीम बना दी है। नई टीम में युवा हैं, बहुत से नए चेहरे भी हैं, पुराने चेहरे भी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपनी मिनिस्टर्स की टीम है, मंत्रियों की टीम है, उसमें भी बदलाव होने जा रहा है। उसमें भी बहुत से युवाओं को एंट्री मिलने वाली है। कई युवा चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में आपको देखने को मिलेंगे। आइए आपको बताऊं कि मोदी की मंत्रिपरिषद में युवाओं की संख्या बढ़ सकती है। बीजेपी की नई टीम के बाद मंत्रिपरिषद में बदलाव की अटकलें, साथ ही 3 मंत्रियों ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा भी दिया है। वर्तमान में प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रिपरिषद में 69 सदस्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 75(1)(a) के तहत अधिकतम 81 सदस्य हो सकते हैं। मतलब यह कि मंत्रिपरिषद में भी 12 मंत्रियों की और एंट्री हो सकती है। तो सवाल यह भी है कि क्या मंत्रिपरिषद में युवाओं की संख्या बढ़ेगी। अभी 70 साल से ज्यादा के 12 कैबिनेट और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं। 81 साल के जीतन राम मांझी सबसे ज्यादा उम्र के कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि 38 साल के राम मोहन नायडू सबसे युवा कैबिनेट मंत्री हैं। मोदी 3.0 की शुरुआत में 65% से ज्यादा मंत्रियों की उम्र 51 से 70 साल थी। उस वक्त मोदी मंत्रिपरिषद में 31
से 50 साल की उम्र के 24% मंत्री थे। माना यह जा रहा है कि मंत्रिपरिषद में युवाओं को तरजीह मिल सकती है। आगामी चुनाव को देखते हुए कुछ राज्यों से युवाओं को मौका मिलेगा। साथ ही शिवसेना को सांसदों की संख्या बढ़ाने का इनाम मिल सकता है। शिवसेना से श्रीकांत शिंदे के नाम की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। एनसीपीआई में शामिल पश्चिम बंगाल के सांसदों को भी मौका मिल सकता है। टीएमसी से एनसीपीआई में शामिल सांसदों में सयानी घोष भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले युवाओं को आगे करने की बात कई मौकों पर कर चुके हैं। सुनिए। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। आत्मनिर्भर भारत का अभियान हो, मेक इन इंडिया का अभियान हो, इसकी सफलता के पीछे भारत के युवाओं की ही ताकत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में युवा जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन एक युवा सांसद पर बवाल मचा हुआ। युवा सांसद कौन है? कंगना रनौत। कंगना रनौत इससे पहले बाबा रामदेव से भिड़ गई। कुछ ऐसा कहा कि बाबा रामदेव को अच्छा नहीं लगा। बाबा रामदेव ने पहले उन पर टिप्पणी की थी। अब देखिए, कंगना ने एक एक्ट्रेस पर अटैक किया है। यह विज्ञापन है रक्षाबंधन का। इसमें कृति सनन दिख रही है और कृति सनन के कपड़ों पर कंगना ने हमला किया है कि रक्षाबंधन के विज्ञापन में ये कपड़े पहनने की जरूरत क्या थी। और इसके बाद कृति सनन ने भी जवाब दिया है। तो सांसद देखिए कैसे दो सेलिब्रिटीज से उलझ गई। कंगना रनौत ने कहा कि बाबा जी, मेरी जवानी या बेडरूम के सपने मत देखिए, मुझे चरित्र का पाठ मत पढ़ाइए। आपका चरित्र जैसा भी है, मेरा उससे बेहतर है। यहां कोई फ्रॉड नहीं मिला हुआ। अब बाबा रामदेव ने इस पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा, मैं इस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता हूं, न बढ़ावा देना चाहता था। स्वामी रामदेव क्या है यह देश जानता है। रामदेव का योगदान भी देश जानता है। मैं ओछे लोगों के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। इस पर कंगना ने कहा, बाबा रामदेव ने हर तरह की मर्यादा लांघ दी है। उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी एक महिला पर की है, उससे पूरा समाज शर्मसार है। सनातन के जो कपड़े पहनते हैं उसे शर्मसार किया है। उन्हें महिलाओं के लिए अपनी दृष्टि ठीक करनी चाहिए। कंगना यहां कह रही है महिलाओं के लिए दृष्टि ठीक करिए, लेकिन यहां देखिए कंगना ने कृति सनन पर क्या कहा, आगे बताऊंगा। लेकिन तापसी पन्नू से उलझ गई। कंगना ने कहा, आए दिन कई लोग मुझ पर टिप्पणी करते हैं, ज्ञान देते हैं। तापसी पन्नू मेरे माता पिता पर सवाल उठाती हैं, मेरी परवरिश और बैकग्राउंड का अपमान करती रहती हैं। आशुतोष राणा कहते हैं कुत्ते की तरह भौंकती हूं। सोनी सूद कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए। आप लोग मेरी तरह 1% भी कामयाबी नहीं हासिल कर पाए तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। इस पर तापसी ने कहा, दो महिलाओं के बारे में बार बार ऐसे सवाल क्यों? आप ये झगड़ा खत्म क्यों नहीं होने देते? हम दोनों से ऐसे सवाल पूछना बंद कर देंगे तो इस तरह के विवाद खत्म हो जाएंगे। अब देखिए, कंगना बाबा रामदेव को बता रही थी कि महिलाओं का सम्मान कैसे करना चाहिए। महिलाओं और मर्यादा पर बाबा रामदेव पर हमला कर रही थी। कंगना ने कृति सनन पर अटैक किया। रक्षाबंधन महिला होने के लिए शानदार समय है। हमारी अलमारियां कई तरह के कपड़ों से भरी हैं। कॉकटेल ड्रेस से लहंगा चोली, जीन्स से साड़ी, बिकनी से सलवार कमीज तक कपड़ों के कई विकल्प हैं। फिर भाई को बिकनी अंडरगारमेंट्स में राखी क्यों बांधेंगे? आपके पास स्टाइल के इतने विकल्प कहां गए? यह विज्ञापन जानबूझकर अजीब बनाया गया लगता है। कृति सनन ने कहा, खूबसूरती त्योहारों में छिपी होती है, कपड़ों में नहीं। आखिर हम महिलाओं को यह बताना कब बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं? समय के साथ पारंपरिक फैशन भी बदला है, लेकिन महिलाओं के संस्कार को कपड़ों से मापा जाता है। संस्कृति और परंपरा दिल में होती है, नेकलाइन में नहीं। सुनिए कंगना रनौत को। मैं देखती हूँ हर एक आए दिन ये इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। मेरा सिर्फ एक मैसेज है
कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनती। मुझे जब देखो 4 गालियां देते रहते हैं मीडिया में आने के लिए, पहले आप कंगना रनौत बनो तो सही। आप खत्म क्यों नहीं होने देते ये बात? कोई क्वेश्चन पूछना हम दोनों से बंद करेगा ना जब ये वाला, तो ये इशू भी खत्म हो जाएगा। तो आप सब लोगों को या तो मजा आ रहा है देख के, तो सब लगे हुए हैं सेम सवाल पूछने। अगर आप जेन्युइनली चाहते सारे कि ये ना हो इशू, तो आप लोग ऐसे सवाल शायद पूछना बंद कर देते, तो ये बात कब की खत्म हो जाती। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि शेर दहाड़ता है, हाथी चिंगाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, तो किसी भी जीव की पहचान उसके स्वर से निकलने वाले कंठ से होती है कि बातन हाथी पात है और बातन हाथी लात। आप बातों से ही हाथी की सवारी का आपको सम्मान मिलता है और बातों के कारण ही, आपके द्वारा बोले गए शब्दों के कारण ही आपको उसके पैर के नीचे डाले जाने वाला दंड मिलता है। स्वामी रामदेव क्या है ये देश जानता है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है ये देश जानता है। इसलिए मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बाबा रामदेव की बात है, उन्होंने हर मर्यादा लांघ दी है और उन्होंने जो है जिस तरह की टिप्पणी एक महिला पर की है, सारा समाज शर्मसार है। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते हैं। इनफ इज इनफ।